सभी को नमस्कार। आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार और लवण। तो इसमें अपने बात करेंगे अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो बात करते हैं सबसे पहले अम्ल। अम्ल जिसको क्या बोलते हैं अपने एसिड। तो इसमें बात करें जो एसिड शब्द है, ये जो शब्द है ये कहाँ से लिए गए, ये लैटिन शब्द के एसिडस एसिडस से लिया गया है। ठीक है। और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्वाद में खट्टा होना। तो ये एसिड जो शब्द है वो कहाँ से लिए गए, एसिडट से। और ये है लैटिन शब्द जिसका अर्थ क्या होता है, स्वाद में खट्टा होना। ठीक है, एक तो ये बात होगी। उसके बाद बात करें अम्ल के गुणों की। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है जो लिटमस पत्र आता है, इसमें क्या करना है, अपने अम्ल गिरेंगे तो वो कलर उसमें क्या हो जाएगा, चेंज। यानी ये नीले लिटमस पत्र को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, लाल। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद बात करें इनकी जो प्रकृति वो कैसे होती है, संक्षारक। संक्षारक प्रकृति, इसका मतलब ये होता है यानी जिसके साथ रहेंगे उसी को क्या कर देंगे, खराब। ठीक है, तो ये होता है संक्षारक प्रकृति की। उसके बाद बात करें पीएच की, तो पीएच होता है इनका 7 से कम। तो ये तो बात होगी अम्ल की। उसके बाद बात करते हैं क्षारक। क्षारक क्या होता है, क्षारक जिसको क्या बोलते हैं, बेस। एक क्षारक होता है और एक होता है क्षार। तो क्षारक का जो जलीय विलयन है वो कहलाता है क्षार। तो इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना अपने को, यानी क्षारक का जो जलीय विलयन है, जलीय विलयन, वो क्या कहलाता है, क्षार। तो इन दोनों में बस अपने को ये ध्यान रखना है कि क्षार क्या होता है और क्षारक क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्केल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें तो जो एल्केल है, एल्केल, ये जो शब्द लिए गए ये लिए गए अरबी भाषा से, एल्केलाइल। अरबी भाषा से। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जले हुए, जले हुए पेड़ों की राख। और ये अपने को पता ही है कि अगर राख अपने अगर खाएं तो ये स्वाद में कैसे लगेंगे, कड़वे। स्टार्टिंग में तो नहीं लगेंगे, लेकिन अगर 20-25 मिनट अगर इसको खाएं अपने, तो क्या कम से कम ये जो राख है ये कैसा स्वाद देगा अपने को, कड़वा। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है। तो इसका जो स्वाद है वो कैसा होगा, कड़वा यानी बिटर। ठीक है, तो क्षार को बोलते हैं यहाँ पे एल्कली, और ये अरबी भाषा के एल्कलाई से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जले हुए पेड़ों को की राख। और इसका अर्थ क्या होता है, जो अपने राख का जो स्वाद है वो कैसा होगा, कड़वा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं इसके गुणों की। सबसे पहले बात करें तो इसका जो स्वाद है वो कैसा होगा, कड़वा। उसके बाद बात करें ये लाल लिटमस पत्र को किसमें कन्वर्ट कर देगा, नीले में। ठीक है, उसके बाद बात करें इसकी प्रकृति, तो इसकी भी प्रकृति कैसे होती है, संक्षारक। और इसका जो पीएच होगा, इसका पीएच होगा 7 से ज्यादा, यानी 7 से अधिक। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्षार कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं अम्ल क्षार सूचक के बारे में।
सूचक मतलब सूचना देता हो, यानी कौन सा अमल है और कौन सा क्षार है। ठीक है, जिसमें बात करेंगे तो ये होते हैं दो प्रकार के। किसके आधार पर? स्रोतों के आधार पर। एक तो होता है प्राकृतिक सूचक, यानी जो प्रकृति से मिलता है, प्राकृतिक सूचक। और एक होता है कृत्रिम सूचक, जिसको मानव निर्मित करता है, कृत्रिम सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक मतलब नेचुरल इंडिकेटर और कृत्रिम सूचक मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, यानी ये क्या करेगा कि जो आपके पास जैसे अपने नींबू है और अपने नमक के ऊपर अगर नींबू गिरे तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये वो है कलर को यानी चेंज अपने अमल का यूज करते हैं तब चेंज कैसे करता है, और क्षार का यूज करता है तब। ठीक है, तो इसमें अपने बात करें प्राकृतिक सूचक की, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा हल्दी, जो अपने को नेचर से प्राप्त होता है। उसके बाद बात करें अपने प्याज। ठीक है, और जैसे बात करें अपने, एक होता है गेंदे का फूल, एक होता है हाइड्रेजिया, ठीक है, और एक आगे लाल पत्ता गोभी। ठीक है, ये तो बात होगी प्राकृतिक सूचक के बारे में। हल्दी हो गया, प्याज हो गया, हाइड्रेजिया हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, और क्या हो गया? गेंदे का फूल। एक और होता है पेटूनिया, ये भी अपने को ध्यान रखना है, पेटूनिया। अब बात करते हैं कृत्रिम सूचक की। तो कृत्रिम सूचक कौन कौन से हैं? तो एक तो ध्यान रखना मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और एक ध्यान रखना मेथिल रेड, फिनोप्थलीन, और एक पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। तो ये किस में आ जाएगा? कृत्रिम सूचक में, और ये आ जाएगा प्राकृतिक सूचक। तो ये कई बार इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट ही बन जाते हैं कि आपके पास निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, कौन सा कृत्रिम सूचक है, बस अपने को यही बताना है। ठीक है, तो इसमें आगे अपने बात करते हैं सूचक के बारे में। ये तो बात है स्रोतों के आधार पर। अब अपने बात करेंगे गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? ये दो प्रकार के। तो एक तो होता है रंगीय सूचक, और एक बात करें जिसको बोलते हैं घ्राणीय, घ्राणीय सूचक। इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं गंधीय। ठीक है, गंधीय सूचक। तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है कि जो रंगीय सूचक है ये अम्ल क्षार के संपर्क में आते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रंग में। और इसी तरह ये भी अगर ये अम्ल और क्षार के संपर्क में आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गंध में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये रंग में चेंज हो जाएंगे और ये किस में? गंध में चेंज हो जाएंगे। तो इसमें अपने ध्यान रखें कौन कौन से हैं जो अम्ल क्षार के संपर्क में आ सकते हैं। तो इसमें तो अपने बात की रंग की, तो एक तो गया हल्दी। ठीक है, और एक सबसे बड़ी एग्जांपल है लिटमस पत्र। ठीक है, लिटमस पेपर। और एक आ गया फिनाप्थलीन, फिनाप्थलीन, और एक हो गया मेथिल ऑरेंज। ठीक है, और बात करें मेथिल रेड की, तो ये वो हैं जो मतलब अम्ल क्षार के संपर्क में आएंगे तो क्या चेंज हो जाएंगे? रंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये हो गया आपका रंगीय सूचक। एक और ध्यान रखो, तो ध्यान रख लो गेंदे के फूल भी इसमें आ जाएंगे, गेंदे के फूल।
अब बात करें गंधीय सूचक यानी घ्राणीय सूचक के बारे में, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक तो आएगा प्याज। तो प्याज की बात करें, प्याज देखो अपने रेस्टोरेंट में जाते तो वहाँ पे जो प्याज आता है वो नॉर्मल प्याज नहीं आता है, कटा हुआ प्याज आता है, उस पर देखा होगा आपने बैंगनी कलर ऐसे चढ़ा होता है, ठीक है। तो वो उसमें यूज किया जाता है विनेगर का, ठीक है। अचार में भी यूज किया जाता है, और वहाँ पे उसका जो जैसे वो उसके संपर्क में आता है विनेगर के, तो वहाँ पे जो इसका कन्वर्ट हो जाता है, किस में हो जाता है, गंध में, ठीक है। क्योंकि उसमें प्याज जैसी जो स्मेल है वो नहीं आती, कुछ और ही है, ठीक है। तो वो तो बात होगी किसकी, प्याज की। एक आता है लौंग का तेल, लौंग का तेल ये भी किस में आ जाएगा, घ्राणीय सूचक में, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि गुणों के आधार पर कौन कौन से हैं, और उसके पहले अपनों ने पढ़ा स्रोतों के आधार पर, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आगे। देखो लिटमस पत्र में एक क्वेश्चन बनता है, लिटमस पेपर, क्वेश्चन ये बनता है कि जो पादप समूह में जो ग्रुप है, तो उसमें जो थैलाफाइटा ग्रुप है उसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो अपने पास लिटमस पेपर है ये अपने को प्राप्त कैसे होता है, तो ध्यान रखना पादप जगत में एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं थैलाफाइटा, थैलाफाइटा ग्रुप, ठीक है। अब एक तो बात करें थैला का जो मतलब होता है यानी थैली यानी फैला हुआ, और फाइटा का मतलब होता है विस्तृत रूप से, यानी विस्तृत रूप से क्या होगा, फैला हुआ। इसमें एक पादप होता है जिसको बोलते हैं अपने लाइकेन, लाइकेन या इसको क्या बोलते हैं, लिचेन, ठीक है। तो थैलाफाइटा ग्रुप में एक पादप है जिसका नाम क्या है, लाइकेन। अब लाइकेन क्या करता है, ये बैंगनी रंग के रंजक, रंजक का मतलब होता है तंतु, ठीक है। तो तंतु निकाले जाते हैं, इसमें निकाले जाते हैं, ठीक है। और उसी तंतुओं से क्या बनाया जाता है, लिटमस पत्र, ठीक है। यही अपने को ध्यान रखना है। तो थैलाफाइटा ग्रुप है, इसमें एक पादप है लाइकेन, और लाइकेन से क्या निकाले जाते हैं, बैंगनी रंग के रंजक या तंतु निकाले जाते हैं, और उसी से क्या बनाए जाते हैं, लिटमस पत्र, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लिटमस पत्र में कौन सा पादप यूज किया जाता है, तो कौन सा, लाइकेन, और कौन सा ग्रुप आ गया, तो थैलाफाइटा, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखना है लिटमस पत्र से रिलेटेड जो अपने पास एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करते अपने, अब कुछ महत्वपूर्ण अपने अमल की बात कर लेते हैं और उनके स्रोत, कुछ महत्वपूर्ण अमल व उनके स्रोत। तो कौन कौन से अपने पास स्रोत हैं और कौन से अमल है, तो बात करते अपने पदार्थ स्रोत, और इधर अपने लिख लेते हैं अमल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते अपने लाल चिंटी, लाल चिंटी हो गया, और बात करें मधुमक्खी, और बिच्छू, इनमें किस प्रकार का अमल पाया जाएगा, तो ध्यान रखना कौन सा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल को ही क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। तो ये तो बात होगी कि लाल चिंटी, मधुमक्खी और बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक, ठीक है। उसके बाद बात करें नींबू, संतरा, नींबू, संतरा और मौसमी, ठीक है। नींबू, संतरा और मौसमी में कौन सा पाया जाता है अम्ल, तो ध्यान रखना कौन सा, सिट्रिक, सिट्रिक अम्ल। उसके बाद बात करें दूध और दही में, दूध और दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखना कौन सा, लैक्टिक अम्ल।
उसके बाद बात करें टमाटर, तो टमाटर में कौन सा पाया जाता है, तो लाल है तो ये हो जाएगा ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और उसके बाद बात करें इमली और अंगूर में, इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ये तो बात होगी कि आपके पास अम्ल, अपने को ये यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूध और दही में किस प्रकार का अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल, टमाटर में कौन सा होता है ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में कौन सा होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो उसके बाद बात करें, एक होता है सिरका, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं विनेगर, इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें ध्यान रखना कौन सा होता है एसिटिक। उसके बाद बात करें सेब, सेब में कौन सा होता है, तो सेब में होता है मैलिक अम्ल। फिर है टमाटर, तो टमाटर का तो अपन ने पढ़ ही लिया, लेकिन ये टमाटर कौन सा है कच्चा टमाटर, तो कच्चे टमाटर में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है एसिटिक, एसिटिक अम्ल। उसके बाद बात करें मक्खन, तो मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, तो ध्यान रखना कौन सा होता है ब्यूटारिक, ब्यूटारिक अम्ल। तो ये तो बात होगी कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत। ठीक है, तो इनको तो याद ही रखना अपने को कि अम्ल कौन कौन से हैं। उसके बाद बात करते अपने एक डेफिनेशन की बात करते हैं कि अम्ल और क्षार की डेफिनेशन। तो अम्ल और क्षार की जो डेफिनेशन है, तो अपने बात करते हैं अम्ल और क्षार की परिभाषाएं। तो अम्ल क्षार की परिभाषाएं बात करें तो यहाँ पे 3 वैज्ञानिकों ने दी थी। पहली दी थी अरेनियस ने, अरेनियस, तो इनको बोलते हैं अरेनियस द्वारा अम्ल क्षार की अवधारणा। फिर इनमें जो कमी आई उनको सुधारा किसने, ब्रोस्टन ने। उसके बाद आए कौन से, ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड लोरी, अम्ल क्षार अवधारणा। ठीक है, फिर इनमें जो कमी रह गई उनको पूरा किया किसने, लुईस द्वारा। ठीक है, तो लास्ट आ जाता कौन सा, लुईस द्वारा अम्ल क्षार सिद्धांत। तो इनकी डेफिनेशन अपने पढ़ेंगे इन तीनों के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं अरेनियस द्वारा अम्ल क्षार अवधारणा। अरेनियस द्वारा अम्ल क्षार अवधारणा। तो अम्ल क्षार की अवधारणा दी, तो सबसे पहले अगर पूछे अम्ल क्षार की प्रथम डेफिनेशन किसने दी, तो किसने दी, अरेनियस ने। ठीक है, तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा क्या बताओगे, अरेनियस फर्स्ट डेफिनेशन यानी प्रथम परिभाषा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इन्होंने यूज किया जलीय विलयन। तो इन्होंने कहा कि जो पदार्थ जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, आयन देते हैं या त्याग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। क्या कहलाएंगे, अम्ल। तो इन्होंने बताया अम्ल की डेफिनेशन, तो वो कहलाते हैं क्या, अम्ल। ठीक है, और फिर इन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन त्याग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी किसने, अरेनियस ने। कैसे, जैसे अपने HCl की बात करें तो HCl किस में टूटता है, H+ आयन, ये इसने त्याग दिया और पीछे क्या रह गया, क्लोरीन। ठीक है, उसी तरह
अपने बात करें NaOH की, तो यहाँ से Na प्लस और क्या देगा यहाँ से OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो बात होगी अम्ल और क्षार की डेफिनेशन के बारे में, यानी जलीय विलयन में जो H प्लस आयन दे तो वो क्या कहेगा अम्ल, यानी ये क्या है अम्ल और ये क्या है क्षार। क्यों? क्योंकि इसने क्या त्याग दिया OH नेगेटिव। ठीक है, अब इन्होंने इसके बाद बात की अम्ल के बारे में कि अम्ल और क्षार। तो अम्ल में इन्होंने बताया कि प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है, और क्षार में बताया कि प्रबल क्षार कौन सा है और दुर्बल क्षार कौन सा। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की, यानी एसिड। तो इन्होंने अम्ल को दो भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया किसमें, प्रबल अम्ल में, और फिर बांट दिया किसमें, दुर्बल अम्ल में। ठीक है, तो प्रबल अम्ल की बात करें तो इन्होंने बताया कि ऐसा अम्ल जिसका जलीय विलयन में पूर्ण क्या हो जाए, आयनन। ठीक है, जलीय विलयन तो आएगा ही आएगा, जो जलीय विलयन आ जाए तो क्या ध्यान रखोगे, आरएनएस। ठीक है, तो इन्होंने क्या कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी प्रबल अम्ल, यानी ऐसे अम्ल जिनका जलीय विलयन में क्या हो जाए, पूर्ण आयन, पूर्ण आयनन हो, उनको क्या कहते हैं अपने, प्रबल अम्ल। ठीक है, तो ये तो बात होगी प्रबल अम्ल यानी जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो, और इसमें क्या आ जाएगा कि ऐसे अम्ल जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें यानी ऐसे अम्ल जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन नहीं होता। ठीक है, ऐसे अम्ल जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन नहीं होता। तो इसमें अपने एग्जांपल की बात करें, एक तो आ जाएगा HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, और कौन सा आएगा H2Cl2O7। ठीक है, ये एग्जांपल किस में आ जाएगा, प्रबल अम्ल में। दुर्बल अम्ल में बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक एग्जांपल कि सभी जो कार्बनिक अम्ल है वो किस में आ जाएंगे, कार्बनिक अम्ल वो किस में आ जाएंगे, दुर्बल अम्ल में। यही अपने को ध्यान रखना है, और एग्जांपल अगर ध्यान रखो तो ध्यान रख लेना जैसे H2CO3। ठीक है, तो ये तो बात होगी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। उसके बाद बात करते हैं अपने क्षार की। क्षार कौन कौन से हैं, क्षार यानी बेस। तो एक तो बात होगी प्रबल क्षार, और दूसरा अपने बात करें दुर्बल क्षार के बारे में। देखो अपने क्षार में बात की, उसमें स्टार्टिंग में बात की जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, त्याग करते हैं, तो इसमें जलीय विलयन तो आएगा ही। तो ये भी वही है कि ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण क्या हो जाए, आयनन हो जाए। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल क्षार। तो इसमें यही ध्यान रखना अपने को, यानी ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण क्या हो जाए, आयनन। और इसमें क्या होगा, इसमें आयनन नहीं होगा। ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनन नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार। ठीक है, तो ये तो बात होगी प्रबल क्षार की, और ये होगी दुर्बल क्षार। तो इसमें अब एग्जांपल की बात करें, आयनन का मतलब जिसमें OH नेगेटिव त्यागता है। ठीक है, तो वही अपने को एग्जांपल ध्यान रखने। तो एक तो हो गया NaOH, उसके बाद बात करें KOH, और फिर आ जाएगा आपके पास KOH ट्वाइस, और एक आ जाएगा BaOH ट्वाइस। ठीक है, तो ये तो बात होगी प्रबल क्षार की। दुर्बल क्षार की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपके पास MgOH ट्वाइस और
AlOH, इसमें थ्राइस आ जाएगा और एक आ जाएगा NH4OH। ठीक है, तो ये तो बात होगी दुर्बल क्षार की। तो अपने को आर्हेनियस में यही पढ़ना था कि आपके पास एक तो आ जाएगा डेफिनेशन कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, इन्होंने किस प्रकार डेफिनेशन दी। उसके बाद बात करें अपनों ने कि जो अम्ल है वो दो में डिवाइड है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में, और क्षारक भी यहाँ पे है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, तो इसमें अपने को एग्जाम्पल ही ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में, ब्रोंस्टेड लोरी। ब्रोंस्टेड लोरी, ब्रोंस्टेड लोरी द्वारा अम्ल क्षार संकल्पना। तो ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या डेफिनेशन दी है, तो इन्होंने बताया कि जो अम्ल है, यानी अम्ल उनको ही कहेंगे यानी ऐसे पदार्थ जो क्या दे, प्रोटॉन दे, प्रोटॉन दाता। ठीक है, उनको क्या कहेंगे अपने अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्राही होंगे उनको क्या कहेंगे अपने क्षार, प्रोटॉन ग्राही, उनको क्या बोलेंगे अपने क्षार। तो ये डेफिनेशन दी ब्रोंस्टेड लोरी ने। ठीक है, तो प्रोटॉन को यहाँ पे एससी क्यों डिनोट किया, क्योंकि यहाँ पे देखो अपने पास प्रोटॉन होते हैं, इसमें प्रोटॉन के बाहर बाह्य कक्षा है। अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग हो गया तो ये कक्षक भी चला गया, कक्षक चला गया तो रह क्या गया, यही रह गया प्रोटॉन, तो यहाँ पे क्या रह गया H+। ठीक है, इसलिए यहाँ पे H+ को इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो क्या है, यहाँ पे H+। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे बात करें HCl प्लस H2O, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास नेगेटिव, और यहाँ से क्या है H3O। अब देखो HCl से अपने बात करें तो HCl से यहाँ पे क्या हो गया Cl, यानी यहाँ पे इसने क्या किया, प्रोटॉन का दान किया, और इसने प्रोटॉन को क्या किया, ग्रहण किया। तो प्रोटॉन का दान किया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अम्ल, और यहाँ पे प्रोटॉन ग्राही यानी प्रोटॉन को ग्रहण किया नहीं H3O। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका क्षार। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है। H2O से क्या बन गया H3O, तो इसका मतलब ये क्या क्षार, यानी एक प्रोटॉन क्या किया इसने, ग्रहण। तो ये तो बात होगी ब्रोंस्टेड लोरी द्वारा अम्ल और क्षार की डेफिनेशन। उसके बाद अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में संयुग्मी क्षार क्या होते हैं, संयुग्मी अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करें अपने थर्ड ग्रेड की, तो कई बार कुछ बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि एग्जाम डेट जो दी गई है क्या उसी दिन एग्जाम होगा क्या। देखो ऐसा अपने अभी बोल नहीं सकते, अभी आपके फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं है, और स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी, और एग्जाम जनवरी में दियो तो, और जनवरी में ही संभावित है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि आपका जो भी मैटर कराया जाता है उससे रिलेटेड जो भी आपकी PDF है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम जितने भी स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर लें, और उसके बाद जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं जिसमें अपने केमिस्ट्री वाले नोट्स दिए हैं, और जो आपको लिंक दिए हैं परमाणु अणु और रासायनिक अभिक्रियाओं वाले, तो इससे अलग अपने YouTube पे प्लेलिस्ट भी बना रखी है उनकी केमिस्ट्री नाम से, तो वहाँ पे भी जाके आप जितने भी स्टार्टिंग से जो अपने वीडियो बनाई है वो आप सारी देख सकते हो। ठीक है, साथ के साथ रिवीजन भी करते रहें, और एग्जाम डेट में अभी कंफ्यूज मत हो, जनवरी दे रखा है तो जनवरी के हिसाब से अपने को क्या करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे इससे रिलेटेड, और जो अम्ल क्षार से जो डेफिनेशन बनती है, तो संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्ल और ब्रोंस्टेड और लोरी हो ही गया, तो अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में बने रहे, धन्यवाद।